चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने गढ़वाल के टीआरएस रुकन असेंबली बी कृष्णा मोहन रेड्डी और उनके अरकान खानदान से मुलाकात करते हुए उनके वालिद वेंकट राम रेड्डी के देहांत पर इजहार ताज़ियत किया। उन्होंने आंजनी रेड्डी के पोर्ट्रेट पर फूलमाला भी चढ़ाई। इस मौके पर उनके हमरा रियासती वजीर स्पोर्ट्स श्रीनिवास गौड़ और वजीर ज़राअत निरंजन रेड्डी भी थे। कारवान के मजलिसी रुकन असेंबली कौसम महीउद्दीन ने महकमे जात बल्दिया बरखी और आबरासानी के अहदेदारों के हमरा इलाके जात कारवान, सब्जी मंडी, गंगा पुत्रा संगम, मस्जिद रसूल गुलशन, शरफी चमन, मदीना मस्जिद, मोहसिन किराना स्टोर वगैरह का दौरा किया। उन्होंने आवाम से मुलाकात करते हुए उनके बल्दी मसाइल के बारे में मालूमात हासिल की और मुतालिका अहदेदारों को उनके हल की हिदायत दी। कौसम महीउद्दीन ने पटेल होटल के पास बॉक्स ड्रेन के जारी कामों का मुआयना किया और इसकी आजलाना तकमील पर जोर दिया। इस दौरे में कॉर्पोरेटर स्वामी यादव और इब्तदाई मजालिस के सदूर मोतमदीन भी उनके हमरा थे। सदर मोहतरम की हिदायत पर हमने कारवान के बल्दी मुख्तलिफ डिवीज़नों का तफसीली GHMC के आला अहदेदार, वाटर वर्क्स के आला अहदेदारों के साथ में तफसीली दौरा किया गया। सब्जी मंडी, गंगा पुत्रा संगम एरिया, शरफी चमन एरिया, रसूल गुलशन मस्जिद, मदीना मस्जिद, मोहसिन किराना स्टोर, इन तमाम बस्तियों का तफसीली दौरा किया गया। और उसके बाद साथ ही साथ पटेल होटल से जियागुड़ा की मेन रोड का बॉक्स ड्रेन का काम चालू हुआ, उसका भी मुआयना किया गया। और साथ ही साथ काची बस्ती, राम सिंहपुरा और इन तमाम इलाके जात का तफसीली गुडीमल का पोजीशन का भी तफसीली दौरा किया गया। और साथ में वाटर वर्क्स आला अहदेदार, GHMC के आला अहदेदारों के साथ में जहाँ पे जो मसाइल थे उन तमाम मसाइल को जल्द से जल्द हल करने की पूरी कोशिश की जाएगी। और कई काम बाकी है, इंशाल्लाह उन तमाम कामों को भी मुकम्मल करने का हिदायत दी गई और तयखुन दिया गया। और मैं आप तमाम से अपील करता हूँ इस मीडिया के ज़रिए, आपके बस्तियों में जो भी मसाइल रहेंगे आप मुझको, मेरे इब्तदाई के सदर मोतमदीन या मेरे कॉर्पोरेटर्स को बताइए। इंशाल्लाह आपके मसाइल को जल्द से जल्द हल करने की कोशिश की जाएगी। और आज के दौरे के अंदर तमाम कॉर्पोरेटर्स, तमाम वर्कर्स, तमाम के साथ में एक्टिव वर्कर्स के साथ में तफसीली दौरा किया गया। शुक्रिया खुदा। बेरोजगार नौजवानों को सरकारी मुलाजिमतों की फराहमी का मुतालबा करते हुए युवा मोर्चा के सैकड़ों कारकुनों ने जुमेरात को चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव की कारों के काफिले को जलसल्ला के करीब रोक दिया। वो मुखालिफ चीफ मिनिस्टर नारे भी लगा रहे थे। पुलिस ने एहतजाजी मुजाहिरीन को ताकत का इस्तेमाल करते हुए मुंतशिर कर दिया और चीफ मिनिस्टर के काफिले को रवाना किया। चीफ मिनिस्टर गढ़वाल जा रहे थे ताकि टीआरएस के रुकन असेंबली बी कृष्णा मोहन रेड्डी को उनके वालिद के देहांत पर पुरसा दे सके। साइबराबाद की साइबर क्राइम टीम ने दिल्ली गौतम नगर से चलाए जा रहे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के फर्जी कॉल सेंटर को बेनकाब किया और इस सिलसिले में 14 अफराद को गिरफ्तार किया है। कमिश्नर पुलिस रविंद्र स्टीफन ने मीडिया को बताया कि मुलजिमीन के खिलाफ साइबराबाद कमिश्नरेट समेत मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में फ्रॉड के 195 मुकदमा दर्ज थे। मुलजिमीन में खातून पिंकी कुमारी भी शामिल है। उन्होंने बताया कि मुलजिमीन SBI कार्ड ग्राहकों को कॉल करके उनके क्रेडिट कार्ड और अकाउंट से मुतालिक मालूमात हासिल करके उनके अकाउंट से भारी रकूमात निकाल लिया करते थे। डिप्टी कमिश्नर पुलिस क्राइम रोहिणी प्रियादर्शनी की निगरानी में इंस्पेक्टर श्रीनिवास ने गिरफ्तारी अमल में लाई। कमिश्नर पुलिस ने आवाम से अपील की कि वो फ़ोन पर किसी को भी अपना OTP ना दें और ना ही क्रेडिट कार्ड की तफसीलात फराहम करें। కాల్ సెంటర్ గ్యాంగ్ అరెస్ట్ మనము సైబరాబాద్లో ఈరోజు చూపెడతా ఉన్నాము. ప్రధానంగా ఢిల్లీ ఉత్తమ్ నగర్లోని ఒక ఫేక్ SBI కాల్ సెంటర్ ఏర్పాటు చేసి SBI బ్యాంక్ ఎంప్లాయీస్ అంటూ దేశవ్యాప్తంగా వేలాది మంది ఇన్నోసెంట్ పబ్లిక్ని చీట్ చేసి కోట్లాది రూపాయలు కొల్లగొట్టి ఫేక్ SBI కాల్ సెంటర్ని ఈరోజు మన సైబరాబాద్ సైబర్ క్రైమ్ డివిజన్ అరెస్ట్ చేశారు. ప్రధానంగా ఈ తరహా సైబర్ స్కామ్స్లో మనకి దేశంలోనే ఇది అతిపెద్ద సైబర్ ఫ్రాడ్. ప్రధానంగా మనం చూస్తే లాస్ట్ 1 ఇయర్లో ఈ గ్యాంగ్ అబౌట్ 33,000 కాల్స్ చేసి వేలాది మంది పబ్లిక్ని చీట్ చేయడం జరిగింది. ప్రధానంగా ఈరోజు మనం ఒక 14 మెంబర్స్ని అరెస్ట్ చేసినాము. ఇన్ 209 కేసెస్ సైబరాబాద్లోనే మనకి అబౌట్ 14 కేసెస్ వరకు రిజిస్టర్ అయినాయి.
అంటే రిజిస్టర్డ్ కేసెస్ మనకి తెలిసిన రిజిస్టర్డ్ కేసెస్ అబౌట్ 209 ఉన్నాయి. కానీ అన్ని రాష్ట్రాల్లోని మనం చూస్తే మనకి ఈ కేసెస్ అబౌట్ మోర్ దెన్ 3000 వరకు ఉండొచ్చని మనకి తెలిసి వస్తూ ఉన్నది. సో ఈ గ్యాంగ్ కోసము చాలా స్టేట్ పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్స్ విస్తృతంగా గాలింపు జరిపిన మన సైబర్ క్రైమ్ డివిజన్ ఢిల్లీకి వెళ్ళి వాళ్ళందరినీ అరెస్ట్ చేశాము. ప్రధానంగా ఇందులో సీజర్స్ చూస్తే అబౌట్ 30 సెల్ ఫోన్స్, ల్యాప్టాప్స్ 3, రౌటర్ 1 అండ్ బైక్స్ అండ్ కార్స్ కూడా రికవర్ చేయడం జరిగింది. ప్రధానంగా మనము ఇక్కడ చూస్తే ఈ ఫ్రాడ్స్టర్స్ ఎంఓ ఎట్లా ఉంటుందంటే ఈ బ్యాంకింగ్ సెక్టర్స్లో అపారమైన అనుభవం ఉంది. మరి త్రూ డైరెక్ట్ సేల్ ఏజెంట్స్ ద్వారా ఎస్బీఐ కార్డ్ హోల్డర్ డేటాని వీళ్ళు తీసుకుని ఈ ఫేక్ కాల్ సెంటర్స్లో ఈ టెలికాలర్స్ ద్వారా కాల్స్ చేయించి మనకి వీళ్ళు ఈ ఫ్రాడ్ చేయడం జరిగింది. సో ప్రధానంగా మనకి ఇక్కడ చూస్తే 14 మెంబర్స్ అరెస్ట్ అయ్యారు. ఇందులో A1 ఎవరైతే ఉన్నారో నిఖిల్ మదాన్ అని, ఈయన ఫేక్ కాల్ సెంటర్ ఎస్టాబ్లిష్ చేసి ఈయన ఆధ్వర్యంలోని నడిచింది. ఈ నిఖిల్ बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी MP व सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने मदरसा मॉडल स्कीम का मसला लोकसभा में उठाया और पूछा कि हुकूमत इस पर कितनी रकम देगी। उन्होंने कहा कि 50,000 असातिज़ा को इस स्कीम के तहत तनख्वाहें नहीं मिल रही हैं। इस मसले का जवाब देते हुए मरकज़ी वज़ीर मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि मदारिस और इससे मुतल्लिक़ इदारों में तालीमी तौर पर बाख्तियार बनाने की स्कीमात के तहत तलबा को तालीमी तौर पर बाख्तियार बनाने के काम किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि 28,590 मदारिस रजिस्टर्ड मुल्क भर में हैं, इनमें 1,47,000 असातिज़ा हैं। उन्होंने कहा कि मुख्तलिफ़ रियासतों और मदरसा बोर्ड की सिफारिशात की बुनियाद पर 3 ta 4 दिन पहले इन रियासतों के मुतालबात को मंजूर किया गया और उनसे यूसी मिलने के बाद रकम मंजूर कर ली जाएगी। इन्होंने कहा कि 520 करोड़ रुपए दिए यूपी में। सर यूपी में आपने अब तक 5 साल में कितने पैसे दिए और इस साल का देने का कितना पैसा देंगे वो मदरसा मॉडल स्कीम से? 50,000 टीचरों को तनख्वाह नहीं मिली। मंत्री जी जवाब दीजिए इसका। आदरणीय ओवैसी साहब, आपने इस संबंध में एक चिट्ठी भी लिखी थी और इस संबंध में आपका पत्र भी आया। मदरसों में और इसके अलावा जितने भी शैक्षणिक संस्थान हैं उनमें अलग अलग जो हमारे केंद्र सरकार के और राज्य सरकारों के भी एजुकेशनल एम्पावरमेंट की स्कीम्स हैं। उसके तहत लोगों का एजुकेशनल एम्पावरमेंट हो, इसके लिए हम काम कर रहे हैं। जहां तक सवाल है मदरसों का, अलग अलग मदरसों के बारे में जो ये आप दोनों मित्र हैं? नहीं, आप दोनों मित्र हैं, दोनों मिलकर बात कर लेना। मदरसों का पूछा है उन्होंने। उसमें जो है वो इस देश में जैसा कि आप जानते हैं आप दोनों कि लगभग 28,590 मदरसे हैं जो रजिस्टर्ड हैं और उसमें जो है वो 1,47,000 टीचर्स हैं। और इन 1,47,000 टीचर्स के अलावा जो है वो हमने जो अलग अलग स्टेट के मदरसे बोर्ड हैं उन मदरसे बोर्ड और राज्य सरकारों द्वारा जो भी रिकमेंडेशन आती है उस रिकमेंडेशन के आधार पर हमने जो है वो अभी 3-4 दिन पहले ही जो है वो उन राज्यों की जो मांगे थी उसको हमने अप्रूव किया है और उनसे यूसी आएगा तो उसके बाद रिलीज होगा। थैंक यू। आप दोनों मित्र हैं, बालू जी और आप दोनों मित्र हैं। पुलिस एनकाउंटर में हलाक हो जाने वाले साबिक नक्सलाइट और गैंगस्टर नईम पर बनाई गई फिल्म नईम डायरीज 10 दिसंबर को रिलीज की जाएगी। डी बालाजी की हिदायत में तैयार करदा इस फिल्म में विशिष्टिया सिम्हा ने अहम और नईम का रोल अदा किया है। इस फिल्म का ट्रेलर यूट्यूब पर हाल ही में जारी किया गया है। बालाजी ने बताया कि उन्होंने एक इनकलाबी कारकुन की हैसियत से माजी में नईम के साथ काम किया था और वो नईम को बहुत करीब से जानते थे।
तेलंगाना के धान की खरीदारी का मुतालबा करते हुए टीआरएस के अरकान ने आज राज्यसभा से वॉकआउट कर दिया। टीआरएस के एमपीज ने पार्लियामेंट में गांधी जी के मुजस्समे के करीब धरना दिया। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए टीआरएस के रुकन राज्यसभा के सुरेश रेड्डी ने कहा कि पार्लिमानी और जमहूरी उसूलों के मुताबिक पार्लियामेंट की कार्रवाई नहीं चलाई जा रही है। उन्होंने कहा कि धान की खरीदारी रियासत का अहम मसला है, इस पर मरकज़ से मुनासिब रद्द-ए-अमल सामने नहीं आ रहा है। उन्होंने कहा कि खरीफ और रबी के सीज़न के लिए धान की खरीदारी के मसले पर मरकज़ के नामुनासिब रद्द-ए-अमल और रवैये के नतीजे में रियासत के किसानों को मुश्किलात दरपेश हैं, इसीलिए ये एहतजाज किया गया। उन्होंने मरकज़ी वज़रा के इस सिलसिले में मौक़िफ़ को नामुनासिब करार दिया और कहा कि मरकज़ी वज़ीर पीयूष गोयल एक बात करते हैं तो मरकज़ी वज़ीर किशन रेड्डी इस मसले पर दूसरी बात करते हैं। इस सिलसिले में मरकज़ी वज़रा में ही खुद उलझन पाई जाती है। ప్రజాస్వామ్య పద్ధతిలో పార్లమెంటరీ పద్ధతిలో రూల్స్ ప్రకారంగా జరగలేదు అనే ఒక నిరసన తెలుపుతూ, రెండవది మా రాష్ట్రాన్ని అతిబాధ పెడుతున్న సమస్య కేంద్ర ప్రభుత్వం నుంచి స్పందన రావటం లేదు. అది ఈ రాబోయే ఖరీఫ్లో గాని రబీలో గాని ఈ పంట వ్యవసాయ పంట ఖరీదు పైన ఒక స్పష్టత లేని వైఖరి కేంద్ర ప్రభుత్వాన్ని రైతుల్ని ఇబ్బంది పెడుతున్నారు. దానికి నిరసనగా మేము చాలా స్పష్టంగా ప్రభుత్వాన్ని అడిగాము, మీ పాలసీ ఏంటి? ఏసంగి పంట మీరు కొంటారా కొనరా? ఒకవేళ కొంటే ఎంత కొంటారు? కొనకుంటే కొనమని చెప్పండి. ఆ స్పష్టత కేంద్రంలో ఉన్న మంత్రులు, ఇక్కడున్న పీయూష్ గోయల్ గారు ఒక వాదన చేస్తారు, రాష్ట్రానికి వచ్చిన కిషన్ రెడ్డి గారు ఇంకో వాదన చేస్తారు. కన్ఫ్యూజన్ ఉంది కేంద్ర మంత్రుల్లో. ఈ కన్ఫ్యూజన్ పోవాలంటే మీరు పార్లమెంట్లో ఒక స్టేట్మెంట్ చేయండి. మీరు ఇచ్చిన స్టేట్మెంట్ ని రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కింది స్థాయికి తీసుకెళ్లి దాన్ని అమలు చేస్తుందనేదే మా ఒక బాధ, మా ఒక డిమాండ్. దాన్ని ఒప్పుకోలేరు కాబట్టి దానికి నిరసనగా ఈ రోజు మేము వాకౌట్ చేశాం. कर्नाटक में ओमिक्रॉन के 2 केसेस का पता चला है। मरकजी हुकूमत ने इस बात की तौसीक भी की है और बताया कि मुल्क में पाए जाने वाला पहला केस है। मुतासरा मरीजों और उनके राब्ते में आने वाले तमाम लोगों का पता चला लिया गया है और उनके तिबी मायने किए जा रहे हैं। इसी दौरान दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर ओमिक्रॉन से मुतासरा ममालिक से आने वाले 4 मुसाफिरीन के कोविड-19 टेस्ट पॉजिटिव पाए गए। इनमें से 3 फ्रांस से और 1 लंदन से आया हुआ था। इसी असना में दिल्ली हुकूमत ने कल जुमा 3 दिसंबर से ताहुक्म सानी स्कूलों को बंद कर देने का फैसला किया है। वजीर माहौलियात गोपाल राय ने कहा कि कोरोना की वबा के आम होने के पस मंजर में यह फैसला लिया गया किया जाता है, आपके सामने रखना चाहते हैं। WHO ने बताया है कि कोई भी म्यूटेशन को वह 3 तरीके से एनालाइज करते हैं। एक होता है वेरिएंट्स अंडर मॉनिटरिंग, दूसरा होता है वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट, और तीसरा और सबसे अधिकतम श्रेणी में रखा जाने वाला वेरिएंट ऑफ कंसर्न। तो वेरिएंट अंडर मॉनिटरिंग हम किसको कहते हैं? वह म्यूटेशन जो कि किसी वायरस में पाई जाए जिससे एक सस्पेक्ट है कि वह फ्यूचर एक रिस्क हो सकती है और उसके लिए और एविडेंस की ज़रूरत है कि उससे क्या हमारा पब्लिक हेल्थ मेजर्स इम्पैक्ट होते हैं, क्या हमारे को कुछ और अधिक कार्य करने की ज़रूरत है, तो उसको हम वेरिएंट अंडर मॉनिटरिंग के रूप में लेते हैं। उसके बाद ही वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट, यानी कि उससे अधिक श्रेणी में अगर कोई म्यूटेशन पाई जाती है तो उसको वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट के रूप में बताया जाता है। वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट वह म्यूटेशन है जिससे कि ये प्रिडिक्शन हो सकती है कि वो वायरस के कैरेक्टरिस्टिक, जैसे कि वायरस का ट्रांसमिशन, वायरस के द्वारा की जाने वाली बीमारी की सीवियरिटी, या वायरस के द्वारा इम्यून एस्केप और डायग्नोस्टिक, जो हमारे डायग्नोस्टिक किट्स हैं या हमारी दवाइयाँ हैं, वह उस पर विफल हो जाएं। अगर ऐसा प्रिडिक्शन या सस्पेक्ट हो अगर, तो उस पर्टिकुलर केस को वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट के रूप में बताया जाता है। और ऐसे केसेस जो कि सिग्निफिकेंट ट्रांसमिसिबिलिटी और कम्युनिटी ट्रांसमिशन को बढ़ावा दे सकते हैं, जो मल्टीपल कंट्रीज में मल्टीपल क्लस्टर्स के रूप में हमारे सामने आ सकते हैं और जिससे ओवरऑल एक ग्लोबल पब्लिक हेल्थ को खतरा हो सकता है, उनको वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट में बताया जाता है। उन वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट यानी कि सबसे अधिकतम श्रेणी में रखे जाने वाले म्यूटेशन, उन वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट को जिससे कि प्रिडिक्शन के अलावा भी एक डेमोन्स्ट्रेटिव इम्पैक्ट भी दिखता है कि यह जो इसमें चेंजेस आए हैं म्यूटेशन में, इससे या तो ट्रांसमिसिबिलिटी बढ़ती है या पब्लिक हेल्थ मेजर जो हम ले सकते हैं उनका इम्पैक्ट जो है उसका नहीं होगा, उसकी जो डिजीज़ की सीवियरिटी बढ़ सकती है। जिस तरीके से वह पर्टिकुलर वेरिएंट अगर हमारी बॉडी में इन्फेक्ट करता है
तो जो डिजीज़ की सीवियरिटी या क्लिनिकल डिजीज़ की प्रेजेंटेशन है वह और सीवियर रूप में हमारे सामने आ सकती है, या हमारे डायग्नोस्टिक्स हैं, वैक्सीन्स हैं, थेरेप्यूटिक्स हैं, वो इम्पैक्ट हो सकते हैं। तो अगर ऐसा कोई एक फीडबैक होता है या कोई अंडरस्टैंडिंग होती है तो उसके बारे में उसको वेरिएंट ऑफ कंसर्न के रूप में बताया जाता है। तो इसी अगर एक फ्रेमवर्क को समझते हुए अब हम आप लोगों के सामने बताना चाहेंगे कि यह ओमिक्रॉन वेरिएंट जो कि दुनिया में नोट किया गया, यह पहले 24 नवंबर को 2 देशों में मुख्यतः, जिसमें कि सबसे पहला केस WHO को रिपोर्ट किया गया साउथ अफ्रीका के गुटांग प्रोविंस से, और दूसरा केस रिपोर्ट किया गया बोत्सवाना से। और जब यह केस रिपोर्ट किया गया WHO को, तो WHO ने इस पूरे डिटेल को एनालाइज किया, और एनालाइज करने के बाद इसको 2 दिन बाद ही यानी कि 26 नवंबर को वेरिएंट ऑफ कंसर्न के रूप में इसको डिक्लेयर किया। और उसके साथ ही हम देख रहे हैं कि ऑन ए डेली बेसिस, ऑन ए कंटिन्यूड बेसिस, इस पर्टिकुलर वेरिएंट से संबंधित केसेस की दूसरे देशों में भी नोट किया जा रहा है। और जैसे कि 27 को 5 नए देश, 28 नवंबर को 2 देश, 29 नवंबर को 4 और देश, इसी तरह से अगर 1 दिसंबर को देखें तो 9 और देशों में इस पर्टिकुलर वेरिएंट को नोट किया गया। इससे संबंध में हम बताना चाहेंगे कि अगर हम देखें नेक्स्ट, तो हम पाते हैं कि करीब 29 देशों में 373 केस इस ओमिक्रॉन वेरिएंट के अब तक नोट किए जा चुके हैं, और हमारे देश में इसकी ओवरऑल मॉनिटरिंग भी की जा रही है, जिसमें मुख्यतः सबसे अधिक केस साउथ अफ्रीका में है, उसके बाद अधिक केस बोत्सवाना में, नीदरलैंड में, यूनाइटेड किंगडम में, जर्मनी में, पोर्चुगल और घाना ऐसे देशों में नोट किए गए हैं। इसी से संबंध में हम आपसे बताना चाहेंगे कि इस पर्टिकुलर वेरिएंट के बारे में कुछ हद तक ये कहा जा रहा है, जबकि एविडेंस और आनी बाकी है, कि हो सकता है कि ये इंक्रीज्ड इन्फेक्टिविटी हो इसकी, और इसकी इंक्रीज ट्रांसमिसिबिलिटी हो। तो जो इसमें जो म्यूटेशन पाए गए हैं उससे एक प्रेडिक्शन जो डॉक्टर एरिक उन्होंने की है, जो कि अमेरिकन साइंटिस्ट इन वाशिंगटन है और हार्वर्ड चैन स्कूल से हैं पब्लिक हेल्थ से, तो उनकी एक प्रेडिक्शन, एक मॉडलिंग के हिसाब से उन्होंने इसके बारे में बताया कि हो सकता है कि 5 गुना अधिक इन्फेक्शस हो, और जो ये वायरस होता है जहाँ पर कि मुख्यतः स्पाइक प्रोटीन जिसको हम बोलते हैं, उसमें इसमें काफ़ी हद तक इवन डेल्टा वेरिएंट जो कि लास्ट वेरिएंट दुनिया में एक अधिक संख्या में नोट किया गया, और जो कि मुख्यतः प्रचलित हमारा वेरिएंट पूरे दुनिया में इस समय है, उससे भी अधिक स्पाइक लेवल पर इसकी 2 गुना से भी अधिक म्यूटेशन है। उसी एक मॉडलिंग के स्वरूप में उन्होंने जैसे कि दिखाया, हम आपके सामने प्रस्तुत करना चाहते हैं। तो उन्होंने बताया कि कैसे ये पर्टिकुलर वेरिएंट अपीयर करता है, कि हो सकता है कि ये चाहे बीटा वेरिएंट रहा हो, चाहे डेल्टा वेरिएंट रहा हो, उसको भी ये अधिक गति से आउटपेस कर सकता है। तो जैसे कि हम देखते हैं कि डे सिंस इमरजेंस, अगर इस ग्राफ में देखें तो मॉडलिंग के द्वारा उन्होंने एक प्रेडिक्शन की है, जिसको फर्दर एनालाइज करने की ज़रूरत है, जिसको फर्दर और समझने की ज़रूरत है। तो हम देखते हैं कि मगरबी बंगाल की चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी एक और तनाज़े में घिर गई हैं। बीजेपी के एक लीडर ने मुंबई में कौमी तराने की तौहीन का इल्जाम आयद करते हुए उनके खिलाफ एक शिकायत दर्ज करवाई है। ममता बनर्जी पर इल्जाम है कि उन्होंने मुंबई में 4 शंबे को अपने दौरे के दौरान एक तकरीब में बैठकर कौमी तराना पढ़ा। लोकसभा में कांग्रेस के लीडर अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि ममता बनर्जी को कौमी तराने का एहतराम क्या होता है कुछ नहीं मालूम, वो सिर्फ अपने भतीजे के सिवा किसी की तारीफ व तौसीफ नहीं करती और न किसी का अदब एहतराम करती हैं। मुल्क में गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस के 9,765 नए केसेस दर्ज हुए हैं, जबकि इसी मुद्दत में 477 नई अमवात हुई हैं। मरकजी वज़ारत सेहत ने बताया कि मुसलसिल 6वां दिन है कि हिंदुस्तान में कोविड-19 के केसेस 10,000 से कम रिपोर्ट हो रहे हैं। कल 4 शंबे को एक दिन में पूरे मुल्क भर में 10,58,611 कोविड-19 टेस्ट किए गए। दूसरी तरफ 80,35,261 अफराद को कोविड-19 वैक्सीन के टीके दिए गए। मुल्क में अब तक टीके लेने वालों की तादाद 124 करोड़ 96 लाख हो गई है।